के लिए आज मैंने कोई स्पेशल कोई स्लाइड्स नहीं तैयार की हुई क्योंकि हमारे ऑलरेडी मुख्तलिफ कंट्रीज जो है यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं, इटली है, जर्मनी है, नॉर्वे है। उनके लिए हमने ऑलरेडी जो है वो वेबिनार करवाए हुए हैं और वो रिकॉर्डेड है और वो मैथमेटिक्स मीडिया के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। इस टॉक का या इस वेबिनार का जो आज का मकसद था वो ये था कि वो लोग जो बिल्कुल न्यू हैं, जो लोग लाइक इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं या जो नेक्स्ट होंगे मतलब अगस्त में जाके, तो उनके लिए ये वेबिनार किस तरह से जो है वो फायदेमंद साबित हो सकता है। तो सबसे पहले जो स्कॉलरशिप अगर आप लोग लेना चाहते हैं या स्कॉलरशिप ढूंढना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब आप लोग स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्कॉलरशिप्स का आपको कैसे पता चलेगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन एक ही करते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि पीएचडी की पोजीशंस कहाँ पे आती हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होता। तो मैं बहुत पहले से आप लोगों को पहली भी टॉक्स में कह चुका हूँ कि अगर आप लोग ये पता लगाना चाहते हैं कि पीएचडी की पोजीशंस कहाँ पे आती हैं या आपको कैसे मिल सकती हैं, तो कोशिश करें आप जिस फील्ड के भी हैं उस फील्ड्स के आप सोशल मीडिया के साथ अटैच हो जाएं। जैसे हम अगर अपना स्पेसिफिकली देखें तो हमारा जो ज़्यादा है वो मैथमेटिक्स के साथ है, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स के साथ है तो इट्स मीन कि आपको जो मैथमेटिक्स के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें हमारा मैथमेटिक्स मीडिया है, मैथ्स फ्लैंटाइड है, मैथमेटिक्स प्रोफेशनल है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे हैं। अगर आप ओवरऑल बात करें तो फेसबुक तो हर बंदा चलाता है, तो उसमें स्कॉलरशिप नेटवर्क आ जाता है, पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग आ जाता है, एचईसी स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं। तो ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप लोग स्कॉलरशिप्स हासिल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इस वेबिनार में आए हैं तो कुछ चीज़ें आपको साथ साथ नोट भी कर लेनी चाहिए। जिन प्लेटफॉर्म्स का मैं कह रहा हूँ वहाँ पे आप जब उनको अप्रोच करते हैं तो वहाँ पे रोज बरोज या एक दिन छोड़ के या एक वीकली वहाँ पे लिंक्स शेयर करते हैं। जो भी पीएचडी की पोजीशंस होती हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं और विद लिंक शेयर की जाती हैं। अब यहाँ पे पहला सवाल आता है अप्लाई के हवाले से। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशंस। तो जब आप लोग एप्लीकेशन तैयार करते हैं, चाहे आप मास्टर के लिए कर रहे हैं या आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। पहले नंबर पे था कि आपको पता चल गया कि ये स्कॉलरशिप्स हैं। दूसरे नंबर पर ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरह से जो है वो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आता है वो आपकी आती है सीवी, ठीक है। तो इस पे हम डिटेल में भी बात करेंगे। जब सीवी की बात की जाती है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमने एक कि आसानी के लिए एक चीज़ बनाई है कि आप लोग हमें मैथ मीडिया पे या मेरी जो पर्सनल ईमेल है वहाँ पे आप अपनी सीवी सेंड करें तो हम उसको रिव्यू करके आपको बैक कमेंट्स के साथ फाइल शेयर कर देते हैं। तो अगर आप लोग अपनी सीवी शेयर करते हैं तो इट्स मीन के उसमें हम देखेंगे कि आप उस स्टैंडर्ड पे उतर भी रहे हैं या नहीं उतरे, या आप ऐसे ही सीवी जमा करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी सीवी तैयार करनी होगी। तो सीवी में हम मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली मोस्टली हम ये करते हैं कि हम किसी बंदे का सीवी का टेम्पलेट लिया और उस टेम्पलेट में उस बंदे का नाम जो था वो रेज करके अपना नाम लिख लिया और बकाया सारी की सारी, बेशक आपकी चलो पब्लिकेशंस तक तो इतनी तो मेहनत कर ही लेते हैं स्टूडेंट्स, बकाया कॉन्फ्रेंसिस या टॉक्स या किसी का कोई एक्सपीरियंस है वो भी आप उसके अंदर डाल देते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग जब पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इट्स मीन यू आर ग्रेजुएटेड एंड यू हैव 18 ईयर एजुकेशंस। मतलब आप लोगों ने अपने आप को शो करना है कि आपका उस फील्ड में मास्टर है। तो अगर मास्टर है तो मास्टर मीन्स ये नहीं है कि आप लोगों ने डिग्री ले ली है और आप लोगों के पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जिसकी बेस पे आप अपनी सीवी भी ना बना सकें। मिसाल के तौर पे
बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जब सीवी बना रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ लिखने को नहीं है। भाई अगर आपके पास लिखने को नहीं है कुछ सीवी में, तो इसमें जिसको आप बता रहे हैं उस बंदे का क्या कसूर है। मिसाल के तौर पे आपने अपने बैचलर के दौरान, अपने मास्टर के दौरान अगर कोई जो है वो इवेंट अटेंड नहीं किया, अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की, या अगर आपने कोई इस तरह का मैथ के रिलेटेड वट एवर आप जिस फील्ड के भी हैं, केमिस्ट्री से हैं, कंप्यूटर से हैं, आपने कोर्स नहीं पढ़ा, तो इसमें जो आपका सीवी रिव्यू कर रहा है या आप जिसको ये बात कह रहे हैं कि मेरे पास सीवी में लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो इट्स मीन कि ये आपका अपना कसूर है। बजाय आप उस सीवी के ऊपर झूठ लिखें। जब आप जाहिर बात है ये झूठ लिखेंगे, तो जहाँ पे आप पोजीशन तो ले लेंगे, पोजीशन के बाद आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। वो बुरा आप अपने साथ खुद ही कर रहे हैं। एक चीज आप सीवी के ऊपर लिख रहे हैं कि मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, जब आप वहां आगे पहुंचते हैं तो आप उसके एक्सपर्ट नहीं होते, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान आपका होगा। आप कभी भी अगर मास्टर में एडमिशन ले रहे हैं, अगर उसको बता रहे हैं कि मेरे पास बैचलर में ये एक्सपीरियंस था, ठीक है, और बाद में आप बता रहे हैं कि मेरे पास मास्टर में इनरोल होने के बाद कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें फिर सारी बात है मुश्किलात आएंगी। और जब मुश्किलात आएंगी तो फिर नुकसान तो आपके लिए होगा। तो कोशिश करें, मैं उन स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूँ जो लोग यहाँ पे, वो स्टूडेंट्स ज़रूर अटेंड कर रहे होंगे जो अभी अपनी डिग्री कर रहे हैं, तो कोशिश करें जहाँ पे आप लोगों को कोई कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है, या आप कोई समर स्कूल होता है, या वट एवर जो भी मैथमेटिक्स के रिलेटेड आपकी टॉक्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसको ईजी ना लिया करें। अब एक और चीज़ यहाँ पे, जब हम सीवी में ये मेंशन कर देते हैं कि आपने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, तो इट्स मीन कि आपने वहाँ से कुछ लर्निंग भी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें सबसे ज़्यादा जो हम समझते हैं, वो ये समझते हैं कि हमने कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली और सर्टिफिकेट हमें मिल गया। मेन चीज़ है सर्टिफिकेट। आप मुझे बताएं कि अगर 18 ईयर एजुकेशन या 16 ईयर एजुकेशन करने के बाद इंसान को ये समझ ना आए कि इस सर्टिफिकेट की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है? आपकी लर्निंग की है कि आपने क्या सीखा है। सही है। तो अगर आप सर्टिफिकेट इकट्ठे करना चाहें तो वो तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन जितने मर्जी एडिट करके आप अपना नाम लिख लें, तो सर्टिफिकेट की बेशक डेरी लगा दें, उसका क्या फ़ायदा होगा? कोई कोई फ़ायदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं अपनी अगर बात करूं, मैं अगर कहीं पे अपने आप को शो कर रहा हूँ कि मुझे जी मैं पाइथन का बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं उसके सर्टिफिकेट्स भी यहाँ दो तीन शो करवा देता हूँ। अगला बंदा भी समझेगा, हो सकता है जवाद ने यहाँ से ये पाइथन के कोर्सेज किए हों और ये पाइथन का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो, इसको भाई मौका देना चाहिए। और जब मुझे वो पोस्टों के लिए रख लें, तो मुझे कहें कि ये पहला प्रोग्राम चलाए ना पाइथन के ऊपर, तो मुझे ना आएगा, तो सबसे पहले मुझे खुद बहुत शर्मिंदगी फील होगी कि मैंने क्यों लिखा ये सीवी के। तो कोशिश करें सीवी सही बनाएं, दुरुस्त बनाएं, और वो सीवी बनाएं जिसका आपको फ्यूचर में फायदा हो। ठीक है, ना कि आपको झूठ बोल के वहां पे चले जाएं, तो ये आप मतलब अगर मैं खुद करूंगा तो ये मैं अपने लिए गड़ा खोद रहा हूँ। कोशिश करें जो हकीकत में मेरी चीजें हैं सीवी के अंदर वही लिखें। तो वक्त के साथ साथ इंसान को ज़रूर अपने आप को बदलना चाहिए। जो जो आप बैचलर में होते हैं, अब ये नहीं है कि एक बंदे ने बैचलर के बाद एक सीवी बनाई है और वो उसी पे डटा रहे कि ये मेरी सीवी है। भाई सीवी आप हर मंथ अपनी अपडेट कर सकते हैं। इवन कि आप जब फॉरेन स्कॉलर्स की सीवी देखते हैं, मतलब आप जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड, या वट एवर येल यूनिवर्सिटी है, एमआईटी है, उनके प्रोफेसर्स की सीवी देखते हैं, तो वहां पर एक छोटी सी डेट लिखी होती है। उस डेट का मतलब होता है कि इस सीवी को इस तारीख पे अपडेट किया गया था। सही है। तो वो अपनी सीवी हर मंथ, हर क्यों वो अपडेट करते हैं? क्योंकि उनके पास सीवी में डालने के लिए भी कुछ होता है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। सो अगर आप लोग बाहर पढ़ना चाहते हैं, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ आपको, आप कहें ना कि मैंने बैचलर में पढ़ा ही नहीं है, आप बेंच के पीछे बैठे रहे हैं, आपने क्लासेस छोड़ी हैं, आपने मास्टर में थीसिस किसी से लिखवाया, थीसिस खुद नहीं लिखा, तो आप ये सारी चोरियां करने के बावजूद भी हमारे ख्वाब ये हैं कि हम यूरोप की अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ें। भाई ऐसी बात नहीं है। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। झूठ बोल के या गलत बयानी करके आप कहीं पे चले तो जाएंगे,
उसका नुकसान सबसे पहले, मैं किसी का नुकसान नहीं कहते, सबसे पहला जो नुकसान है वो खुद को है। हम खुद के लिए नुकसान करते हैं। तो ये मेरा सारे का सारा जितना भी था ये इसी पे था कि जो अपनी सीवी लिखते हैं ना उसको ठीक लिखें। हाँ, अगर कोई मेरे से क्वेश्चन कर रहा है, मैं फिर से ये बात दोहराता हूँ कि भाई मेरे पास ईवी में लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो भाई किसका कसूर है? 16 साल 18 साल किसने पढ़ा? मैंने तो नहीं पढ़ा आपकी जगह पे, आपने अपना खुद ही पढ़ा। अगर मैं कुछ नहीं लिख सकता तो इट्स मीन मेरा कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। तो सीवी दुरुस्त रखें, चीज़ें कोर्सेज लें। ज़रूरी नहीं है कि आप एमफिल में चले गए हैं तो आपने एमफिल में 8 कोर्सेज किए हैं, इसके अलावा भी आप बहुत, ये नहीं है कि पाकिस्तान में कमी है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज ऑफर होते रहते हैं, कॉम सेट्स में होते रहते हैं। अभी देखिए ना, रिसेंटली पाकिस्तान में एक सीम्पा हुआ है, ठीक है, काफ़ी लोगों ने अटेंड भी किया होगा, बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे लम्स में मैथ सर्कल्स होते रहते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टास्क होती रहती हैं, इवन के ये पिछले दिनों में सरगोदा यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस हुई है, यूएमटी में हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। तो अटेंड करें, अच्छे तरीके से अटेंड करें, ठीक है। तो उसको आपको फायदा भी होगा, फायदा भी होगा, आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे जो बड़े हैं, बड़ों से मुराद के हमारे जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो मैथमेटिक्स में किस तरह का काम कर रहे हैं, आपको सारी की सारी सूरत हाल भी नजर आ जाएगी। तो सीवी पे मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी अच्छे से जो है वो बोल दिया। अगर इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं जिशान या उस्मान में से तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। जी आई थिंक आपने सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल, बाकी उस्मान कुछ ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हाँ जी उस्मान, क्या आपका पहले। जो एक्सपीरियंस है आप भी उसमें बिल्कुल स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। नहीं, आपने जैसे बता दिया है काफी बातें इसमें कि जो टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, और वो इस चीज को देखते भी नहीं है कि आपने कोर्सेरा से क्या कोर्सेज उठाए हैं, पाइथन के किए हैं, इस चीज को नहीं देखते। उनको आपके प्रैक्टिकल वर्क से गर्ज है, जब वो आपको टास्क असाइन करेंगे देन ही वो आपको जज करेंगे। इसके अलावा तो कोई नहीं। वो तो टू द पॉइंट ही सीवी बनानी चाहिए। बिल्कुल। तो बकाया दूसरी बात यह है कि जब आप लोग सीवी बना रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जी टेम्पलेट सेंड कर दें। ओके, ठीक है, टेम्पलेट ले लिया, फिर आप सीवी में, मैंने पहले ये मतलब रिपीट कर दिया कि आपको अपने आप को बदलना होगा। मैं किसी को भी कहूँ, ये बातें मेरे लिए भी हैं। मसलन अगर मैं आज, पिछले साल मैं मास्टर, आज से 3 साल पहले मास्टर में था, तो मुझे अपने आप को बदल के अपडेट करना चाहिए क्योंकि मैं अभी पीएचडी का हूँ, ठीक है। तो जब आप लोग, मिसाल के तौर पे आपको सीवी देखनी है कि किसकी सीवी अच्छी है, तो आप जो कॉपी, बजाय कि मेरी आप कॉपी करें, तो आप किसी अच्छे बंदे की कॉपी कर लें। अच्छे बंदे से मुराद है अच्छे प्रोफेसर की, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, उनकी प्रोफाइल्स पढ़ी हैं। आप जब उनकी प्रोफाइल्स पे जाएंगे, दो अकाउंट होते हैं, एक यूनिवर्सिटी का अकाउंट होता है, मोस्टली आपको यूनिवर्सिटीज के अकाउंट पे उनकी सीवी नज़र नहीं आएगी। और साथ ही लिंक होता है पर्सनल होम पेज, तो वहां पर आप जाके प्रोफेसर्स की सीवीज को देख सकते हैं। जब आप सीवीज को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो प्रोफेसर्स होते हैं उनकी जो सीवी होती है वो बड़ी जो है वो अपडेट होती है, अपडेट करते रहते हैं, और वो टू दी पॉइंट चीज़ों को पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ आपको सीवी दिखा देता हूँ, मेरे जहन में जो अभी मिसाल के तौर पर। ठीक है, ये देखें, ये एक रिसर्चर है इधर एनरिया में, फ्रांस में। तो ये उसकी पेज है उसका, तो वहां पर उसने अपनी सीवी भी दी है, तो हम सीवी पे जाते हैं। ठीक है, ये आप अगर देखें तो उसने मतलब कोई इतना बहुत सारी कोई फैंसी नहीं, लेकिन टू दी पॉइंट चीज़ों को यहाँ पर ऐड किया। ठीक है, ये देखें, मेरे ख्याल में आप स्क्रीन ज़रूर शेयर हो रही होगी। तो ये देखें, उसने अपना नाम डाला है, फिर उसने आप जहाँ पे वो काम कर रहा है वो डाला है, और उसने अपना ईमेल और नंबर दिया। इट्स ओके। तो अगर आपके पास अभी पर्सनल आपका पेज नहीं है तो ना दें, आप अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लें। अब लिंक्डइन का भी लोगों को पता तब चलता है कि जब लोग माशाल्लाह से पीएचडी कर रहे होते हैं, या तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो लोग मास्टर के स्टूडेंट्स भी लिंक्डइन अकाउंट बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आप वहाँ पर जितने लोगों के साथ अटैच होंगे, वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स की पोजीशंस के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है।
तो फर्स्ट नंबर पे उस बंदे ने अपना रिसर्च इंटरेस्ट बताया कि उसका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। तो उसके बाद उसने रिसर्च इंटरेस्ट बताने के बाद उसने बताया कि वो करंट पोजीशन कहाँ पे है, तो वो उसने बता दिया। फिर उसके बाद उसने अपनी प्रीवियस मतलब जॉब के हवाले से उसने पोजीशंस बताई हैं कि जहाँ जहाँ पे वो काम करता रहा है। तो उसने बताया कि उसने पोस्ट डॉक की है, फिर एक पोस्ट डॉक की है, फिर वो जो था उसने फिर अपनी एजुकेशन बताई है कि उसकी एजुकेशन कहाँ से थी। तो उसमें बताया कि उसने पीएचडी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया से, फिर उसने अपना मास्टर बताया है कि उसने नीदरलैंड से किया था। और उसके बाद उसने बताया कि उसकी जो बीएससी थी वो तुर्की से थी। तो ये एजुकेशन है। उसके बाद उसने कोई अपना इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस डाला है। फिर उसके बाद आप उसकी देखें पब्लिकेशंस, तो पब्लिकेशंस उसने अपनी बताई हैं। जहाँ पे वो आथर है उसने अपने आथर्स को क्या किया है, बोल्ड किया है। ठीक है, तो ये उसकी पब्लिकेशंस हैं। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उसने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया कि उसका एक्सपीरियंस क्या है। फिर उसने मोबिलिटी बताई है कि उसने ड्यूरिंग स्टडी उसने कहाँ कहाँ पे विजिट किया है, तो ये उसने सारा कुछ लिखा हुआ है कि उसने कहाँ पे। वो उसके बाद उसने अदर साइंटिफिक विजिट्स बताए हैं कि उसने वो कहाँ कहाँ पे किए हैं। टीचिंग एक्टिविटीज बताई है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल लेकिन टू दी पॉइंट है। फिर उसने बताया कि अब इतनी लंबी सीवी हम इस लेवल पे तो नहीं बना सकते, लेकिन ये सीवी दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग जब भी सीवी बनाते हैं तो इन चीज़ों को अपने जहन में रखा करें। ठीक है। फिर उसने बाद में बताया कि उसने पोस्टर कहाँ कहाँ पे अपने प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, ये भी बताया। फिर उसने क्वालिफिकेशन अपना जो है वो अवार्ड बताए हैं, स्कॉलरशिप्स उसने कौन से विन की हैं, प्रोग्रामिंग स्किल बताई है। ठीक है, तो आगे उसने रेफरेंसेस बताए हैं। ठीक है, जो उसने अपने अब देखे ना आपको यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ मिलेगी कि उसने यहाँ सीवी में भी अपने यहाँ पे रेफरेंसेस डाले हैं। जैसे कि उसने एक आर्टिकल लिखा है, तो ये आप जब इस तरह की सीवी किसी को भेजेंगे तो डेफिनेटली जब आप यूरोप में या यूएस में भेजेंगे तो उनको पता चलेगा कि वाकई स्टूडेंट को सीवी बनानी आती है और इसके पास कोई चीज़ है। तो फिर वो नेक्स्ट मतलब लोग कहते हैं कि हम जो है वो ईमेल्स करते हैं लेकिन हमें रिप्लाई नहीं आते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है मोटिवेशन। सीवी के बाद हम आते हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपका मैटर की जो है वो आ जाता है सर्टिफिकेट, जिसको हम सनद बोलते हैं। उसमें एफएससी का आ जाता है सर्टिफिकेट। फिर आपके पास बैचलर का आ जाता है ट्रांसक्रिप्ट एंड जो है वो डिग्री आ जाती है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनफ है, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एमफिल का भी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो और डिग्री होनी चाहिए। तो ये अप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड हों फ्राम आईबीसीसी और एचईसी से। बहुत सारे लोग जब मैं ग्रुप्स वगैरह में पोजीशन शेयर कर रहा होता हूँ तो उनका मुझे पर्सनल मैसेज आ जाता है, अस्सलाम वालेकुम, आप हमें बता दें कि हम डॉक्यूमेंट कैसे अटेस्टेड करें। भाई अगर ग्रुप में मिसाल के तौर पे 2000 बंदे में से मुझे 50 बंदा भी ये सवाल पूछेगा तो मैं कैसे रिप्लाई कर पाऊंगा। आपको चाहिए मतलब हर चीज़ यूट्यूब पे पड़ी है। अगर आप अपने मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियोस पड़ी है। हाँ, आपको एक एक पल की खबर देगा कि यहाँ फीस जमा करवानी है, यहाँ पे आपको टोकन मिलेगा, यहाँ आपने आईबीसीसी के पास जाना है, यहाँ पोर्टल बनाना है, यहाँ आपने बाय टीसीएस भेजना है, नंबर वन। अगर आपने एचईसी से करवाना है वो तो सबके लिए सेम है। तो एचईसी का पोर्टल बनाएं, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। वट एवर जो भी आगे प्रोसीजर है सारा यूट्यूब पे मौजूद है, आप वहां पे सारा करके अपने डॉक्यूमेंट्स फॉर द वीज़ा, ये वीज़ा के लिए है। अप्लाई करने के लिए इस तरह की अटेस्टेशन ज़रूरी नहीं है। तो हमारे पास सीवी भी कवर होगी और हमारे पास एकेडमिक की जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी पूरे, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं अप्लाई करने के लिए। नंबर थ्री, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इसमें आपके पास आइट्स आ जाता है, टोफल आ जाता है, डलिंगो आ जाता है। तो रिकमेंड तो मैं यही करूंगा आप सबको कि आइट्स करें। ठीक है, आइट्स नहीं तो टोफल करें। मतलब आइट्स का क्यों रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि आइट्स को ज़्यादा दुनिया मानती है। जहां पर भी आप आइट्स देंगे वो आपके आइट्स को मान लेंगी। कुछ जगह का फिर रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे कि अगर आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में जाना हो तो ऑस्ट्रेलिया वाले पीटीई को भी मान लेते हैं, लेकिन पीटीई हर जगह पे नहीं चलता। डलिंगो भी कुछ स्पेसिफिक जगहों पे चलता है लेकिन ज़्यादा पे नहीं चलता।
तो कोशिश करें आइट्स करें। अब आइट्स का भी एक प्रॉपर जो है वो उस पे वेबिनार होना चाहिए कि आइट्स क्या है। आइट्स के 4 पार्ट हैं, स्पीकिंग है, रीडिंग है, लिसनिंग है, ठीक है, वट एवर जो भी है। तो कोशिश करें कि आइट्स में मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर बंदे ने बैचलर या मास्टर किया है ना, तो उस वो आइट्स उसको महीना तैयारी करके उसके 6.5 बैंड तो लाजमी आने चाहिए। और अगर आपके पास आइट्स है ना, तो आपके लिए दुनिया पूरी के दरवाजे खुल जाते हैं, आप जहाँ पे मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश करें आइट्स करें यूएस में जाने के लिए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए, न्यूजीलैंड में। क्योंकि पाकिस्तान अभी उन कंट्रीज की लिस्ट में नहीं है कि जिनको आइट्स की माफ़ी है। हमें आइट्स करना ही करना है। और इस हम भाई आइट्स से बहुत डरते हैं, पता नहीं क्या है, बस यही ड्रावा है, कुछ भी नहीं है आइट्स। ठीक है, तैयारी करें 1 महीने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब हम यूरोप में आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें इटालियन, फ्रेंच, जर्मन सारा कुछ हम सीखते हैं। क्यों सीखते हैं भाई? हमारी मजबूरी है। तो क्या हम वो आइट्स के बैंड्स नहीं हासिल कर सकते जो हम बचपन से सीख रहे हैं? बचपन से हमें पता कि इसके अल्फाबेटिक क्या है, ए से जेड तक है, फिर हमें सारा कुछ मतलब हमारे पास वर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन हमें इंग्लिश कभी स्पीक बहुत कम की है, तो इस वजह से हमारी स्पीकिंग लेवल जो है वो कम होता है, और लिसनिंग का लेवल। तो कोशिश करें आइट्स करें, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है आपके लिए। जब तैयारी करेंगे तो इंग्लिश भी अच्छी होगी। और कई जगह पे ज़रूरी नहीं है कि आइट्स रिक्वायर्ड है, वहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी चल जाता है। तो कोशिश करें कि अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी आप जिस यूनिवर्सिटी से या जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं वहाँ से अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रार से वेरीफाई हो वो अपना निकलवा लें, क्योंकि ये ज़रूरी है जहाँ पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बाद हमारे पास आ जाता है मोटिवेशन लेटर, ठीक है। तो मोटिवेशन लेटर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और एक और डॉक्यूमेंट होता है वो ऑलमोस्ट सेम है। कवर लेटर। कवर लेटर, सॉरी। कोशिश करें जब आप मोटिवेशन लेटर लिख रहे होते हैं ना, तो हम सब, जब मैं कहता हूँ ना हम सब, मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी वहां से आया हूँ, मैंने कहा ना अपने आप को चेंज करना चाहिए। जब मोटिवेशन लेटर लिखते हैं तो हम सारे चैट जीपीटी को यूज करते हैं। तो मुझे बताएं, एक बंदा चैट जीपीटी को कह रहा है कि आई एम जवाद अली, आई डिड माई बैचलर फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एंड मास्टर फ्रॉम कायदे आजम, वट एवर जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है, एंड क्रिएट अ मोटिवेशन लेटर, मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। एक नंबर 2 जिशान भी वही बात कह रहा है, उस्मान भी वही कह रहा है। तो भाई उसने कुछ भी चेंज नहीं करना, उसे नाम चेंज करने हैं और उसने वही टेम्पलेट आपको दे देना है। वही इंग्लिश के कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक लफ्ज हैं, वही चुन के आपको मोटिवेशन लेटर बना देना है। तो कोशिश करें जब आप मोटिवेशन लेटर बना रहे हों तो उस पर मेहनत करें। चैट जीपीटी, क्लाउड, वट एवर जो भी ये आजकल है, अगर आप उसकी हेल्प ले रहे हैं तो उस हेल्प लेने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना करें और आप उसको दे दें। मतलब अगर सारा ही उससे करवाना है, तो उसको वो यही कह दें कि भाई ये लो मेरे डॉक्यूमेंट और आप ही अप्लाई कर दो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब आप कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि ये जो कैंडिडेट है ये क्या है, इसने कितनी मेहनत की है। तो जब आप लोग चैट जीपीटी से मोटिवेशन लेटर लिखवाएंगे तो वो क्या करेंगे, जब अगले जो बंदे एवेल्युएशन कमेटी वाले हैं, वो ये तो नहीं है कि वो ऐसे बैठे हैं, वो उठा के बाहर रख देंगे आपकी एप्लीकेशन को, चाहे आपकी सीजीपी जितनी भी है। तो कोशिश करें मोटिवेशन लेटर में बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन, लाइक मेरा नाम ये है, मैंने अपना बैचलर यहाँ से किया, मैंने अपना मास्टर यहाँ से किया, और मेरे मास्टर का जो थीसिस टाइटल था वो ये था। अपना थोड़ा बहुत स्टोरी लिखें कि आपने अपने थीसिस में क्या लिखा, ठीक है। और फिर अपनी मोटिवेशन बनाएं कि आप इस पोजीशन के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो मोटिवेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने जो था वो मास्टर किया था डाटा साइंस में, अब जो मेरी पीएचडी है वो मैं करना चाह रहा हूँ डिफरेंशियल ज्योमेट्री में। तो ये किस तरह की मोटिवेशन है कि डाटा साइंस ज्योमेट्री आप किसी मोटिवेशन इस तरह से बनाएं और वो काम आपने किया भी हो, झूठ नहीं, आपने वो किया भी हो। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, चले मेरे जहन में आ गई। जब आप पीएचडी में अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो इंटरेस्ट लाजमी देखा करें। हम ज़्यादातर लोग जब पीएचडी में अप्लाई करते हैं ना, तो हम इंटरेस्ट नहीं देखते, हम कहते हैं कि बस हमें पीएचडी पोजीशन मिल जाए, इंक्लूडेड मी। मतलब अगर मैं अपने आप को भी देखूं तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। जो फॉल्ट है वो फॉल्ट ही है, वो मेरे लिए सही नहीं है, कि ये नहीं है कि वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। वो क्या होता है,
जब आपने वो चीज़ अपने बैकग्राउंड में पढ़ी नहीं है तो वो आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी आपकी रिसर्च में, आपका आने वाले दौर में। तो आप एक अच्छी पीएचडी लेकर नहीं वहां से निकल सकते। तो कोशिश करें कि जो कोर्सेज आपने अपने मास्टर में पढ़े हैं, मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने क्रिप्टोग्राफी पढ़ी है, कोडिंग थ्योरी पढ़ी है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो इस तरह की पोजीशन ले कि जहां पर इस तरह का काम हो रहा हो। नॉट 100%, अगर 20-30% भी हो रहा तो वो उसको उस तरफ जाना चाहिए, ना कि उसको बहुत मुश्किल की तरफ जाना चाहिए। मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है। और इस तरह का मोटिवेशन लिखें कि उसको समझ आ जाए, हाँ इस बंदे ने जी ये कोर्सेज पढ़े थे, ये रिसर्च की थी, हाँ वाकई ही इसका इंटरेस्ट इसी में ही बनता है और इसने सही अप्लाई किया। दिस वन इज अ मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। 5वें नंबर पे आता है रिसर्च प्रपोजल। ठीक है। अब रिसर्च प्रपोजल जो है वो एक लाइक, मैं आपको यही कह लूँ कि जब आप लोग पाकिस्तान में मोस्टली जब लोग पीएचडी कर रहे होते हैं तो वो सिनॉप्सिस जमा करवाते हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे मोस्टली यूनिवर्सिटीज में जब वो एमफिल भी मेरे ख्याल में अभी उनका होता है, 3rd सेमेस्टर में आते हैं तो वो सिनॉप्सिस जमा करवाते हैं। सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि आपने डिपार्टमेंट को या यूनिवर्सिटी को बताना होता है कि आप इस टॉपिक पे काम करेंगे। तो रिसर्च प्रपोजल भी तकरीबन इसी तरह की एक चीज़ है जहाँ पे आपने एक प्रपोजल लिखना है। और बहुत लंबा प्रपोजल नहीं लिखना, क्योंकि जो एवेलुएट कर रहे होते हैं वो आप, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी यूरोप में ना वो आपसे सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मांगती हैं। लोग कहते हैं यार इस छोटे छोटे से अब्स्ट्रैक्ट का वो क्या करेंगे। भाई उनको समझ आ जाती है अब्स्ट्रैक्ट से ही कि आपने रिसर्च क्या की है। और जब आप रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हो तो कोशिश करें सिर्फ 4 पेजेस का रिसर्च प्रपोजल हो, ज़्यादा हो जाए तो 5 पेजेस का। क्योंकि रिसर्च प्रपोजल में जो है वो आपका आप लोगों का जो है लाइक, उसमें अब्स्ट्रैक्ट लिख लें कि आप क्या करना चाह रहे हैं, लिटरेचर लिख लें, कुछ मेथडोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च प्रपोजल। और लास्ट पे एक्सपेक्टेड जो आपको लगता है कि इस तरह के रिजल्ट्स आउटकम्स आ सकती हैं वो लिखें। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं रिसर्च प्रपोजल में। और रिसर्च प्रपोजल लिखने से पहले अगर आप किसी टॉपिक पे रिसर्च प्रपोजल लिखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप फ्लूइड मैकेनिक्स पे लिखना चाह रहे हैं, तो आपके पास उसके रिलेटेड तकरीबन 4 से 5 आर्टिकल्स का होना ज़रूरी है। हम असल में कहते हैं कि हमें सारा कुछ करें भी कुछ ना, नाम भी हमारा हो और हम फील्ड के माहिर भी माने जाएं। भाई ऐसे नहीं होता। यहाँ दुनिया पूरी में ऐसा मेहनत के बगैर आपका ऐसे झंडा लग जाना बहुत मुश्किल होता है। मेहनत करनी पड़ती है आपको जिस फील्ड में भी जाना पड़ता है। तो मिसाल के तौर पे फ्लूइड मैकेनिक्स पे आप रिसर्च प्रपोजल लिख लें तो ये तो बड़ा आसान काम है कि मैं चैट जीपीटी को कहूँ कि ये मेरा टाइटल है, मुझे रिसर्च प्रपोजल दे दो चार, वो उसको वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा, 30 सेकंड में आपको रिसर्च प्रपोजल देगा। वहां से कॉपी का भी आता है ऑप्शन, कॉपी करें, आराम से उठा के वर्ड पे लाएं। थोड़ी सी कुछ लोग तो सेटिंग भी नहीं करते वर्ड पे आके ना, बस वैसे ही ठीक है कॉपी पेस्ट किया, लाइनें भी आगे पीछे हुई, बस ठीक है जमा करवा दिया। तो भाई ऐसे तो आपको पोजीशन नहीं मिलेगी, अगर मिल भी जाएगी तो आप नेक्स्ट क्या करेंगे, मतलब अपने आप की वहां पे इंसल्ट ही करवाएंगे। तो ये ये चीजें जो हैं वो मैंने आपको बता दी है कि मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने अच्छी जगह पे जाना है, आप मतलब मैं चाहूँ, मतलब मैं पर्सनली चाहूँ कि मैं पीएचडी के बाद मुझे जो पोस्ट हो क्या वो मिले एमआईटी में, और मेरा काम क्या हो कि सुबह से लेकर शाम तक सोना है और रात को कॉपी पेस्टिंग करनी है, बस ऐसे तो नहीं होता। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मैं एमआईटी का ख्वाब देख रहा हूँ, अगर मैं कैलिफोर्निया का ख्वाब देख रहा हूँ, उसके लिए हार्ड वर्क तो करनी होगी। तो ये कुछ रियलिटीज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और समझ लें कि ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का। तो मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी बंदा आपको रिसर्च प्रपोजल नहीं बना के देगा, कोई भी बंदा आपका अप्लाई नहीं करेगा पीएचडी का। भाई कितनी दफ़ा वो आपका करेगा, 1 दफ़ा करेगा, 2 दफ़ा करेगा, 3 दफ़ा करेगा, 3 दफ़ा रिजेक्ट हो गए तो वो बंदा कैसे करेगा, उसकी भी लाइफ है। सो खुद ही मेहनत करनी होगी। चलिए 5 पॉइंट क्लियर हो गए। 6 नंबर पे हम आते हैं, दैट इज रिकमेंडेशन लेटर्स। ठीक है। अब रिकमेंडेशंस लेटर पे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमारे टीचर रिकमेंडेशंस लेटर जमा नहीं करवाते। भाई इसका, अब अगर रियलिटी की बातें हो रही हैं तो चलें रियलिटी की बातें कर लेते हैं। अब पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें अगर क्लास में
60 स्टूडेंट हैं तो उसमें मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि 30 या 40 लोग तो लाजमी बाहर का ख्वाब देख रहे हैं। इवन के जो लोग वहाँ पे 17 स्केल की जॉब्स पे हैं, लेक्चरर हैं, वो भी ख्वाब देखते हैं कि हम भी बाहर जाएं। और क्यों देखते हैं ये सब लोगों को पता है। ज़ाहिरी लोग हैं, सारे लोग जो हैं वो कहते हैं डिग्री भी अच्छी हो, फाइनेंशियली भी अच्छा हो, स्टेटस भी अच्छा हो, तो ये सारी जिंदगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक नेचुरल है, वो सारे इंसानों में पाई जाती हैं। तो अगर 30 एप्लीकेशंस में वो प्रोफेसर पढ़ा रहा है 4-5 क्लासेस को, तो वो कैसे भाई इतने आप लोगों को रिकमेंडेशन लेटर लिख के दे। कोशिश करें ड्यूरिंग योर स्टडी आपके प्रोफेसर्स के साथ अच्छे रिलेशंस हों। अच्छे रिलेशंस आप होने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोफेसर्स के दोस्त हों, प्रोफेसर्स के साथ आप आउटिंग पे जाएं। ये अच्छे रिलेशंस का मतलब ये अच्छे रिलेशंस तब भी हो सकते हैं जब आप लोग क्लास में अच्छा परफॉर्म करें। क्लास में जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो प्रोफेसर को पता होता है कि आप क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर में जब भी आप उसको रिकमेंडेशंस का कहेगा तो वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि भाई मैंने आपके लिए रिकमेंडेशंस नहीं लिखना। लेकिन मतलब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं क्लास में भी ना जाएं, ठीक है, सीजीपीए भी आ जाए, लास्ट नाइट स्टडी भी हो, यूरोप भी पहुंच जाएं, स्टेटस भी हो, सारा कुछ हो, नथिंग। मैं इस चीज से सेटिस्फाई नहीं। मतलब हार्ड वर्क बहुत जरूरी है अगर आपने कहीं पे पहुंचना है। ये सारा झूठ, झूठ से तो आप कहीं पे पहुंच सकते हैं, लेकिन झूठ कितनी देर रहेगा भाई, नहीं रह सकता झूठ बहुत ज्यादा देर के लिए। आपको रियल में एक दफा मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमारे एक प्रोफेसर थे, उनकी मुझे बात बहुत याद आती है। मुझे बैचलर में पढ़ाते थे, वो कहते थे भाई आप ना पढ़ो अभी, आप हो सकता है मास्टर में जा। मतलब उनके कहने का जो कंक्लूजन था वो ये था कि भाई आपको जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे तो मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर आप लोगों ने आगे पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचना तो जाहिर बात है, हम बैचलर करते थे, बैचलर में से बहुत ज्यादा जो मेहनती थे वो आगे पहुंच गए। बकाया भी जिन्होंने मेहनत की बहुत अच्छी जगह पे पाकिस्तान में भी सेटल हैं। जरूरी नहीं है कि जो बंदा बाहर पहुंच गया वो बहुत कामयाब बंदा है। बाहर पहुंचना कोई कामयाबी नहीं है। पीएचडी की पोजीशन लेना भी कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि आप उसको अच्छे तरीके से उसका वाइंड अप भी करें, उसको अच्छी तरीके से पीएचडी को करें। करने के बाद आप अच्छे तरीके से अपने प्रोफेशनल जो जॉब्स हैं उसमें जाएं। तो पीएचडी करने के बाद अगर आप फिर भी फ्री हैं तो इसमें भी फॉल्ट तो आप किसका क्या, मतलब हम फॉल्ट दूसरे पे डालने के बहुत जल्दी तैयार होते हैं। फॉल्ट फिर भी हमें अपने में तलाश करना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं तो गैप्स हैं ना जिस वजह से मुझे इतने धक्के पड़ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, कहीं तो मैंने सुस्ती दिखाई है। तो यहाँ पर मैंने देखा है यूरोप में या यूएसए में लोगों को साथ जब मैं मिलता हूँ तो वो भाई बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पर लोगों ने 5-5 पोस्ट डॉक की हैं, लेकिन भाई फिर वो पोस्ट डॉक अगली ढूंढने के लिए फिर से वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इतने मतलब सिंसियर हैं रिसर्च के साथ। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 2 नंबरियां करें, सारा कुछ करें, नाम भी हो, स्टेटस भी हो, सारा कुछ हो। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और अ, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करूंगा, जब मैं चीज़ें लिखता हूँ स्पेशली अपने पर्सनल पेज पे स्टडी के हवाले से, तो लोग उसको कहते हैं कि मैं पाकिस्तान पे तनकीद करता हूँ। भाई मैं पाकिस्तान पे तनकीद क्यों करूंगा? पाकिस्तान हमारा कंट्री है और इस कंट्री के साथ हर बंदे को बहुत प्यार है। जो भी यहाँ पे है मीटिंग में या जो इस कंट्री से है उसको बहुत प्यार है। भाई तनकीद नहीं करता, भाई मैं गैप्स बताता हूँ कि इन गैप्स को फिल करना है। अब जितनी मैं बातें कर रहा हूँ इनका तलक रियलिटी के साथ है, और मैं कह रहा हूँ कि ये फॉल्ट्स मेरे अंदर भी हो सकते हैं और होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं वहां पर बताता हूँ कि इन गैप्स को जब तक हम फिल नहीं करेंगे तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो कोशिश करें, मिलजुल के हम मेहनत करें और मेहनत करके ही अच्छी जगह पे पहुंचें। सही है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये स्कॉलरशिप्स के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैंने काफ़ी डिटेल में बातें बता दी हैं, और वो चीज़ें भी बताई हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस भी था और जिनका तल्लक रियलिटी के साथ भी था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे पीएचडी के भी नज़र आ रहे हैं, उनका शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने भी अपना टाइम निकाला है। उसके बाद जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे मेहनती लोग हैं जो ये बात मुझे कहते नजर आते हैं कि भाई हमारा एडमिशन नहीं हो रहा। कोई मसला नहीं है,
ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि एडमिशन नहीं हो रहा। आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि आपने उसके लिए कितनी अभी तक हार्ड वर्क किया, या आप अभी तक सारा का सारा काम चोरी का ही वहां पे डाल रहे हैं। चोरी से, जब मैं चोरी का काम कहता हूँ तो चोरी से मुराद यही है कि चैट जीपीटी को दिया, उसने निकाला, आपने पुट कर दिया। अगर तो आप अपने कमजोर डॉक्यूमेंट्स के साथ बार 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 अप्लाई कर रहे हैं, उसको अपडेट नहीं कर रहे, तो फॉल्ट किसका है? यूनिवर्सिटी का फॉल्ट नहीं है भाई, आपका अपना फॉल्ट है। अगर आपकी सीवी स्ट्रोंग नहीं है तो फॉल्ट किसका है? आपका अपना है। तो कोशिश करें कि अपने आप को जो है वो ऊपर लेकर जाएं। जैसे मैंने आपको आइट्स का बताया, जब आप आइट्स करेंगे तो सीवी स्ट्रोंग होगी। जब आप लोग लिंक्डइन पे आई गुरु के कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे तो आपकी सीवी स्ट्रोंग होगी। यहाँ पर हम मास्टर या बैचलर कर जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। कोशिश करें क्लास के अंदर प्रोफेसर डिपार्टमेंट से बात करें कि भाई इस तरह के सेमिनार्स या इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें जहाँ पर स्टडी के अलावा भी हमें हमारी ग्रूमिंग हो, हमें डॉक्यूमेंट्स का पता चले। तो कोशिश करें। आप मसलन देखें ना, मैं खुद अपनी बात करूं, मुझे बैचलर के बाद ईमेल लिखने नहीं आती थी। अब मैं किसको कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ किसी ने सिखाया नहीं। तो भाई मैंने कभी सोचा था? मुझे भी सोचना चाहिए था कि मेरा बैचलर हो गया तो मुझे ईमेल करनी आनी चाहिए। यहाँ लोग मुझे ईमेल कर रहे होते हैं, मतलब जब मैं पाकिस्तान का कहूँगा तो वो समझेंगे पाकिस्तान पे तनकीद है, तो सब्जेक्ट के बगैर ईमेल कर देते हैं। जब किसी को कहो अपनी सीवी सेंड कर दे बगैर किसी, एक प्रोफेशनल वे होता है, डियर जो भी नेम है अली, ये अटैच में मेरी सीवी है, इसको काइंडली सिंपल सीवी सेंड कर दी, मैसेज कर दिया सीवी रिव्यू नो। इस तरह के मुझे हजारों मैसेजेस आते हैं, मेल्स आती हैं। तो ये सारी बातें बताने का मतलब क्या है? कि गैप्स को फिल करना है, इनको ठीक करना है। ना कि इसको ये समझ के कि ये बंदा भाई हमें तनकीद का निशाना बना रहा है। भाई मैं खुद कह रहा हूँ मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का, तो ठीक की है अपनी चीज़ों को, ठीक की है तो यहाँ पर हैं। अगर और मेहनत करूंगा तो आगे पहुंच जाऊंगा, यहाँ पर रहूंगा तो पीछे आ जाऊंगा। तो हार्ड वर्क करना होगा। यहाँ पर जाहिर बात है मेहनत की है लोगों ने, यहाँ आगे पहुंचे हैं। तो कोशिश करें एप्लीकेशंस को बार बार सबमिट करें, बार बार सबमिट अच्छे तरीके से करें। ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बताते हैं कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, तो आएंगी, लाजमी आएंगी। कोई मसला नहीं है, एप्लीकेशन आने में हर्ज नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन अच्छी आनी चाहिए। रिजेक्शंस का भी मुझे, मैं अगर अपना बात करूं तो मैंने पीएचडी के बाद डेफिनेटली पोस्ट ढूंढनी है। तो मैं कहूँ जी भाई मुझे पोस्ट डॉक के लिए कोई रिजेक्शन ही ना आए, क्यों? भाई मैं कोई इतना काबल काबल तो नहीं है कि मुझे रिजेक्शन ना आए। हाँ, मुझे हर पोस्टों को अप्लाई करने के बाद ये देखना होगा कि मुझे अपने आप को कितना बदलना है, मुझे और क्या चीज़ें ऐड करनी है, और कौन सी चीज़ें सीख के इसके अंदर ऐड करनी है जो उसको इम्प्रेस करके वो मुझे भाई इनवाइट करे कि मैं आपको इतनी सैलरी दूंगा, आप मेरे पास इतना पोस्टों के लिए आके जॉब करें। ऐसे तो नहीं है मैं कुछ करूं भी ना, वो मुझे पोस्टों के लिए रख ले और वो मुझे मंथली 3,000 यूरो दो। पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। मेहनत करें, चीज़ों को अपडेट करें अपने आप को। अगर आप वाकई कहीं पे पहुंचना चाहते हैं तो हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर बात है हम लोग भी जो है वो सारे, मैं जिनका भी यहाँ पर जिक्र करूँगा, अगर सक्सेस स्टोरी की बात करूँगा तो लोग बड़ी मेहनत के साथ आगे पहुँचे हैं। ठीक है। जीशान है, वो भी एक गांव से बिलोंग करता है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं भी गांव से करता हूँ। हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशंस की, फिर आगे बैचलर भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किया, आगे मास्टर किया। ऐसे उस्मान खालिद है, तो उस्मान खालिद उन स्टूडेंट्स में शामिल है जिनको मैं जानता हूँ, जिनको इरास्मस मॉडल जो है वो फुली फंडेड मिला था। यहाँ पर कल एक लिस्ट पब्लिश हो जाती है, मुझे इस पे बोलना चाहिए क्योंकि आज इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे बात हो रही है। तो सारे लोग कहना शुरू हो गए हैं, मेरा नाम आ गया। उनकी मेल का वेट करें, एक तो पहली बात तो ये है, नेक्स्ट ईमेल का। दूसरा ये है कि ये आप लोगों को, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आप लोगों को फुली फंडेड नहीं मिला, क्योंकि फुली फंडेड की ओनली 10 पोजीशनें होती हैं। लेकिन उस्मान इस पे प्लीज़ यहाँ पे ऐड कर दें कि ये क्या है लिस्ट, और इस लिस्ट का क्या फ़ायदा है, और लोग इसको कितना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं वो क्या है, और जो लोग पहले यहाँ पे आए हैं उनकी प्रोग्रेस क्या है। प्लीज़ ये 2-3 सवालों के जवाब दे दें। थैंक यू सो मच। आपने मौका दिया बोलने का कुछ तलख बातें। तो सबसे पहले तो ये लिस्ट के बारे में बात कर दूं कि जो इस साल जो है कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है, कंसोर्शियम स्कॉलरशिप है। और
और ये भी आपको बात बता दूं कि पाकिस्तान में से जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे, कुछ 70 स्टूडेंट हैं जो उस लिस्ट में आए हैं, लेकिन फर्स्ट 50 में सिर्फ 2 स्टूडेंट जो है लाइक किए हैं फर्स्ट 50 में। एक 26 रैंक पे है, एक आई थिंक 46 रैंक पे है। तो उनको ट्रैवल कॉस्ट मिलेगी, ट्रैवल ग्रांट होती है, वो इतनी 4-6 हज़ार यूरो इतनी वो उनको मिलती है। बाकियों को उन्होंने जस्ट एलिजिबल किया है। पार्शियल स्कॉलरशिप उनका अनाउंस करेंगे, वो यहाँ पे आके रीजनल स्कॉलरशिप्स जो होंगे उसमें अप्लाई करेंगे। और अगेन मैं आपको बात बता दूं कि जो रीजनल स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको जो मंथली बेस पे नहीं मिलेंगे। आपको वो 2-3 महीने के बाद मिलेगा, एक एक इंस्टॉलमेंट आएगी, फिर नेक्स्ट आपको 2-3 महीने के बाद आएगी। तो आप मेंटली पहले ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर करके फिर इसमें इसको ज्वाइन कीजिएगा। ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये आपका नाम आ गया और आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप इस साल इसको गेन करें। एक तो आप फुली फंडेड में नहीं आए, और दूसरी बात ये फुली फंडेड है भी नहीं इस बार। और दूसरा मैंने जो बातें ये करनी है कि हम जो सिर्फ और सिर्फ जैसे जवाद भाई ने बताया कि मेहनत सिर्फ नहीं करते, हम जो है सारा का सारा जो कोई मेहनत करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स पे मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। अकेली डॉक्यूमेंट्स पे मेहनत ना करें। जिस तरह अभी कोई आपकी डिग्री वाइंड अप होती है तो स्टूडेंट जो है सारी मेहनत अप्लाई पे करनी शुरू कर देता है। अपना जो है मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है उसको इग्नोर कर देता है। वो चीजें उसकी वो डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, उसमें वो गैप पड़ना शुरू हो जाता है। तो दूसरा जो है, यहाँ पे जो स्टूडेंट आए हैं उन्होंने कोई इतना अच्छा इमेज क्रिएट नहीं किया, इंक्लूडिंग मी। इतना अच्छा इमेज क्रिएट नहीं किया। क्यों नहीं क्रिएट किया? पहली बात तो ये कि हमारा जो लेवल है एजुकेशन का वो आप सबको इस बात का पता है। यहाँ से यहाँ का अप है और हमारा डाउन है, ये बात तो ठीक है। इस बात को तो कोई बंदा डिनाई कर ही नहीं सकता कि ये चीज है। हाँ, अगर आपने यहाँ के स्टूडेंट के साथ compete करना है तो आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए। अव्वल तो हम इंक्लूडिंग मी, हम जो मास्टर कर लेते हैं, थीसिस कर लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमने जो जो हम अपना थीसिस कर रहे हैं उसमें जो लैंग्वेज के लिए हम जो कोड यूज कर रहे हैं वो कोड हमें हमें टूल ही नहीं यूज करना आता सादा अल्फाज में। और जब हमें कोई टूल यूज ही नहीं करना आता तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एक फील्ड की जॉब जो है वो गेट कर लेंगे और इजीली इंडस्ट्री हमें पिक कर लेगी, इंडस्ट्री में हम जो है प्रोजेक्ट कर लेंगे। ये इस तरह की चीजें जो हैं अपने आप को, अगर हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि जब वो अभी उसका बैचलर कंप्लीट नहीं होता वो कहता है मैं मास्टर में बाइट स्कॉलरशिप लेना है। भाई, बैचलर कंप्लीट होता है तो अपनी डेफिशिएंसी देखें कि आप में गैप कितना है, उसको पहले कवर करें, थोड़ा हौसला करें, तो चीजें सीखें, फिर अप्लाई करें। ये नहीं कि आप जो है 2.98 वाला भी प्रोजेक्ट लगा के वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और 3.6 वाला भी प्रोजेक्ट लगा के अप्लाई कर रहा है। तो वो कोई वहां पे बैठे पागल नहीं है, उनको भी समझ आ गई है इस बार क्या हुआ है पाकिस्तानियों का पता है। पाकिस्तानियों को उन्होंने 100 के बाद लिस्ट जाके स्टूडेंट में फॉल करवाया है सारा के सारा, जो कल लिस्ट लगी है। उनको भी इस चीज का पता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि 2.98 वाला भी एक प्रोजेक्ट कर रहा है और एक 3.96 वाला भी प्रोजेक्ट कर रहा है। ये कैसे मतलब बन गया कि, और वो भी इतनी काबिलियत दिखा रहा है 2.98 वाला, और 3.96 वाला भी इतनी काबिलियत दिखा रहा है। तो इसलिए धोखा ना दें। और यहाँ पे आके चीजें जो अगेन जो ऐसे जवाब भाई ने कहा कि असल ये नहीं है टारगेट कि आपने स्कॉलरशिप हासिल करना है, स्कॉलरशिप तो हर एक को मिल जाएगा। ये तो मासूम लोग हैं, हम तो इजीली इनको अपने चक्कर में ले आते हैं, ठीक है, वो तो मिल जाता है। मसला ये है कि आपने सरवाइव कैसे करना है यहाँ पे आके। यहाँ पे आके जो है ये असल टारगेट आपका होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई आपको जो ये पाइथन या जो मैटलैब वगैरह इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं अगेन आपको कहता हूँ कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले पहले इन चीज़ों को सीख लें, तो आपके लिए आसानी होगी। और बाकी अगेन यहाँ पे कोई अच्छा इमेज क्रिएट नहीं हुआ इरास्मस इस साल जो है आप सबके सामने, उसका जो रिजल्ट आपने देख लिया होगा। कोई स्टूडेंट उन्होंने फर्स्ट 50 में ला ही नहीं करवाया, 100 में मतलब बहुत कम आगे नीचे लेके गए हैं सबको। और इनको क्योंकि पता चल गया था पिछले साल क्या सिस्टम हुआ है। तो थोड़ा सा अपने आप को इस वे में भी आप सही करें और फिर अप्लाई करें। कुछ चीजें आपके अंदर भी कुछ स्किल्स होनी चाहिए। मतलब ये नहीं घर बैठे हम प्रोजेक्ट जी, हर हर बंदा जो है अप्लाई करने का सोचता है। अगर आपने ऐसे ही करना है, अगर आपको नहीं कोई अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज, तो आप जो है सेल्फ बेस में आए, काइंडली स्कॉलरशिप पे आके एक पाकिस्तान का इमेज जो है वो खराब ना करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया।
और हमेशा ही स्कॉलरशिप्स वेबिनार्स में आप आते हैं, और स्पेशली इरास्मस के हवाले से हमें काफ़ी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद करते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में स्कॉलरशिप्स के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और इरास्मस के हवाले से पहले सबसे पहले मैंने बात की थी कि आप लोगों को स्कॉलरशिप्स का कैसे आइडिया होना चाहिए, तो मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस कर ली है। बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि जब आप लोग जर्मनी में लुक कर रहे होते हैं स्कॉलरशिप, तो वहाँ पर एक दाद है, दाद की वेबसाइट पे आप अपने प्रोग्राम को लिखें और उसमें इंग्लिश प्रोग्राम्स में फ़िल्टर जाके करें तो आपको सारे प्रोग्राम, इसी तरह से इटली में पीसा है। इसी तरह हर कंट्री का एक पोर्टल है, जैसे नॉर्वे का मुझे जहन में नहीं आ रहा, एक पोर्टल है वहाँ पे हमेशा पीएचडी के लिए अप्लाई होता है। इसी तरह स्वीडन का है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब से मिल सकती हैं कि आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है, और डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने डिटेल में बता दिया है। और लास्ट, हमेशा की तरह जो हमारा होता है वो यही है कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आप चैट में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अलो नहीं करते अनम्यूट करने के लिए। जो हाँ, किसी ने बताया कि नॉर्वे में पोर्टल का चैट में आप देख सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो चैट में पूछ सकता है, हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। यस, इसकी रिकॉर्डिंग हम जो है वो मैथ मीडिया जो ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर कर देंगे, और दूसरा ये है कि हम इसको पेजेस पे भी अपलोड कर देंगे। Can a student receive both a tuition fees and the regional scholarship at the same time? यस, इटली में मोस्टली आप जब पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपको रीजनल स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना होता है, जो कि पर ईयर 8,000 होता है। तो मेरे ख्याल में ट्यूशन फीस तो आपको देनी होती है। अगर वहाँ वो भी पॉसिबिलिटी होती है, जैसे अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की बात करूँ तो वहाँ एर्गो में अप्लाई करना होता है, जो आपको अकोमोडेशन भी देता है और आपकी ट्यूशन फीस भी माफ़ करता है। तो आप एक टाइम पे दोनों स्कॉलरशिप भी विन कर सकते हैं। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यस, आप अपने लेटर, मोटिवेशन लेटर के स्टार्ट में अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, एक दो लाइन में। ये ज़रूरी होता है। अ, फातिमा ने क्वेश्चन किया है कि हेल्थ न्यूट्रिशन, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है तो आई एम सॉरी अबाउट इट, क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। कोई बता सकता है कि पीएचडी पोजीशन इटली में कैसे? मैंने पहले बताया ग्रुप्स में अटैच रहें, और इटली के पोर्टल्स हैं स्पेसिफिक, वहाँ पर जैसे पीसा पोर्टल है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो ओपन पोजीशनें होती हैं। और एक इटली का एक पोर्टल है, जिशान ने जिक्र किया, बांदी.com। आप वहाँ पे जाके फिल्टर करें अपनी पोजीशन के रिलेटेड, तो आपको वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। शुक्रिया जिशान। जिस यूनिवर्सिटी में अपनी पास वर्क के रिलेटेड प्रोजेक्ट ना हो तो अप्लाई करना चाहिए। जाहिर बात है, आप उस पर काम ही नहीं कर सकते, तो अगर तो काम कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट में तो करना चाहिए, अगर नहीं कर सकते तो नहीं करना चाहिए। सही बोला उस्मान ने कि आप वहां आ जाएंगे तो कितनी आपके लिए मुश्किल होगी, जब आप काम ही नहीं कर सकेंगे तो नहीं करना चाहिए, सिंपल। उसके बाद प्लीज टेल मी हाउ कैन वी राइट बेस्ट मोटिवेशन लेटर। ये मैं एक्सप्लेन चुका हूँ पहले ही, कि एक दो मतलब मैंने फिर से वही चैट जीपीटी वाले अल्फाज को दोहराने से बेहतर ये है कि मैं पहले ही रिपीट कर चुका हूँ कि आपको एक दो लाइन में इंट्रोडक्शन देना चाहिए, फिर उसके बाद आपको अपने जिस तरफ जाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं पोजीशन मॉडलिंग के रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा कि मॉडलिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ। मतलब आपकी क्या मोटिवेशन है इसकी बैक पे, क्या कोई कोर्सेज पढ़े, क्या कोई रिसर्च की? यस, अगर की है तो उसको एज अ मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल करें। यूरोपास सीवी बिल्कुल बहुत अच्छा है। अगर आप लोग यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं स्पेशली मास्टर में, तो वो लोग आपसे यूरोपास सीवी मांगते हैं। तो सीवी का टेम्पलेट जिस तरह का भी हो, सीवी अच्छी होनी चाहिए। तो बिल्कुल यूरोपास एक अच्छा रिकमेंडेड प्रेफरेबल जो है वो टेम्पलेट है, तो आपको लाजमी यूज़ करनी चाहिए। ओवरलीफ की भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले शो करवाई है थोड़ी देर पहले।
फेसबुक के अलावा कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी? ग्रुप्स में पहले पहले बता दिए। ओके। फेसबुक के ऊपर एक मैथमेटिक्स मीडिया जो है वो पेज है, आप उसको ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बकाया। ऑलमोस्ट हमने तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दे दिए हैं, तकरीबन तमाम अभी क्वेश्चंस वही हैं जो रिपीट हो रहे हैं। और लास्ट पे आप लोगों से एक ये है कि अगर आप लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से हैं, अगर आप लोग किसी यूनिवर्सिटीज़ में सीवी के रिलेटेड, मोटिवेशन लेटर के रिलेटेड, रिसर्च प्रपोजल के रिलेटेड कोई इवेंट करवाना चाहते हैं तो मैथ मीडिया पे ईमेल लिखें। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ज़रूर आप लोगों के साथ, आप लोगों की हेल्प के लिए वहाँ पर हाज़िर हूँ और मिल के आप लोगों के साथ उस यूनिवर्सिटी में इवेंट करवा सकें। तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी अगर आप लोग करते हैं, इसमें लोगों का भी फ़ायदा होगा और आप लोगों का भी फ़ायदा होगा। ठीक है। वंस अगेन बहुत वंस अगेन बहुत शुक्रिया मोहम्मद ईशान अशरफ एंड उस्मान खालिद, आप लोगों ने ज्वाइन किया और स्पेशली उस्मान ने एक्सप्लेन किया इरासमस के हवाले से और कुछ हकायक से हमें हकायक बताए इरासमस के। और जिशान ने चैटिंग में काफ़ी इंफॉर्मेशंस दी, कहाँ पे आप लोग स्कॉलरशिप को लुक कर सकते हैं, कहाँ पे आप लोगों को लिंक्स मिलेंगे। तो बहुत शुक्रिया सब लोगों का जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, हमको सुना। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट जो है वो इवेंट कोशिश करेंगे कि इससे भी एक अच्छा लेकर आएं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज के हवाले से 6 से 7 स्पीकर्स अपनी बताएं और उन्होंने किस तरह से वहाँ मूव किया, उस वो कंप्लीटली आपको स्टोरी बताएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।